हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का सॉलिड स्टेट का 10th लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आयोनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो होता है उसमें दो टाइप के आयंस होते हैं, एक कटायन होता है और एक एनायन होता है। तो इनमें से जिस आयन का साइज बड़ा होगा वो पैकिंग करेंगे, यानी वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज करेंगे अपने आप को, और उसमें जो भी खाली जगह बचेगा यानी जो बॉइड्स फॉर्म होंगे उसमें छोटे आयन जो है वो उस बॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। तो आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सॉलिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में सीखें, जिसमें पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो हमारा रॉक साल्ट या फिर NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक फिगर बताया जा रहा है जिसमें यहाँ पर दो टाइप के हम लोग यहाँ पर कलर्ड स्फेयर्स को है ना देख रहे हैं, जिसमें से जो ब्लू स्फेयर है वो Cl- आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो हमारा रेड स्फेयर है वो Na+ आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ब्लू स्फेयर है वो कॉर्नर पर है और साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पर है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्लू स्फेयर है वो FCC स्ट्रक्चर बना रहा है क्योंकि वो कॉर्नर पर है और साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पर भी है। और ये जो ब्लू स्फेयर है यही हमारा Cl- आयंस है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो Cl- आयंस होते हैं वो FCC स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जबकि जो हमारा रेड स्फेयर है जो कि Na+ आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम लोग देखें तो उनका जो पोजीशंस है वो एज के सेंटर्स पर है और एक जो Na+ आयन है वो पूरे बॉडी सेंटर्ड पे है। तो ये जो पोजीशंस होते हैं ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स के पोजीशंस होते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होते हैं वो एज के सेंटर पे होते हैं और एक ऑक्टाहेड्रल बॉइड जो होता है वो बॉडी सेंटर्ड पे होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि NaCl के स्ट्रक्चर में Cl- जो आयंस होते हैं वो FCC या फिर CCP स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि Na+ आयंस जो है वो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। और इसी चीज को हम लोग रिवर्स भी कह सकते हैं कि Na+ आयंस जो है वो FCC स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जबकि Cl- जो है वो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो अगर ब्लू सॉलिड को देखा जाए तो ये ब्लू सॉलिड कितने रेड सॉलिड से घिरा हुआ है। तो एक रेड सॉलिड यहाँ पर है, एक रेड सॉलिड यहाँ पर है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर उसी तरह ये एक नीचे 5 होगा और इसके ऊपर भी एक होगा जो हमारा 6 हो जाएगा। यानी ये जो ब्लू सॉलिड है वो 6 Na+ आयंस या जो 6 जो है वो रेड स्फेयर से घिरा हुआ है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो ब्लू सॉलिड है या ब्लू जो स्फेयर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है, और उसी तरह जो रेड हमारा यहाँ पर स्फेयर होगा उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स में होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यानी कि NaCl के स्ट्रक्चर में Na+ के अराउंड 6 Cl- रहेंगे और हर एक Cl- के अराउंड भी 6 Na+ आयंस रहेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि FCC स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स या आयंस पर यूनिट सेल 4 होता है। इसका मतलब है कि Cl- आयंस की संख्या इस यूनिट सेल में 4 होगा, तो Na+ आयंस की भी संख्या यहाँ पर 4 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने है ना एटम्स या आयंस की संख्या होती है उतना ही हमारा ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स भी होता है। यानी एक यूनिट सेल में हमारे 4 Cl- आयंस होंगे और 4 Na+ आयंस होंगे। इसका मतलब है कि चूंकि एक Na+ और एक Cl- मिलकर एक यूनिट बनाएगा, तो अगर हम लोगों से इसका नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स अगर पूछा जाए पर यूनिट सेल में तो हम लोग Z का जो वैल्यू है वो 4 कहेंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि इट हैज FCC और CCP अरेंजमेंट इन विच Cl- आयंस ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स ऑफ अ क्यूब, जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं, while Na+ आयंस ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर्स एंड एज सेंटर्स। और यही हमारा ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स का पोजीशंस होता है जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एंड वाइस वर्सा, और इसी को हम लोग रिवर्स में भी कह सकते हैं। और अभी हम लोग ने देखा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो Na+ और Cl- के आएंगे वो दोनों का सेम होगा और वो दोनों का 6 और 6 होगा। और ए यूनिट सेल ऑफ अगर हम लोग NaCl देखें तो कंसिस्ट ऑफ 4 Na+ आयंस होंगे एंड 4 Cl-
माइनस आयंस होंगे। हेंस नंबर ऑफ NaCl पर यूनिट सेल अगर हम लोग देखें तो 4 होगा। और अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये जो यहां पर Na+ आयन है, ये इस Cl- आयंस को यहां पर टच करेगा और साथ ही साथ ये जो है Na+ वो इस Cl- आयंस को भी टच करेगा। तो अगर हम इस एज के लेंथ को A कहें तो ये A जो होगा ये रेडियस ऑफ Cl- प्लस रेडियस ऑफ Na+, फिर रेडियस ऑफ Na+ और फिर रेडियस ऑफ Cl- के बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि एज लेंथ A जो होगा वो यहां पर 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Na+ प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl- के बराबर होगा। यानी जब कभी NaCl में अगर रिलेशन पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Na+ प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl- इज इक्वल टू A। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि जैसा कि लोग कहते हैं कि अगर Cl- अगर FCC स्ट्रक्चर बनाता है तो FCC में तो हम लोग जानते हैं कि 4 टाइम्स रेडियस जो होता है वो √2a होता है, लेकिन यहां पर हम लोग 4 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl- √2a नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये Na+ आएगा ये जो Cl- का जो लोकेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्योंकि याद कीजिए जरूरी नहीं है कि जो Na+ का जो साइज हो वो एकदम ऑक्टाहेड्रल बॉयड के साइज के बराबर ही हो। तो अगर ये Na+ का साइज ऑक्टाहेड्रल बॉयड जो कि 0.414 उसका रेडियस रेशियो आता है, अगर उतने के बराबर नहीं होगा तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि 4 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl- जो हैगा वो √2a के बराबर होगा। यानी कभी भी अगर हम लोग आयनिक सॉलिड के बारे में बात करें तो हम लोग उसका रिलेशन हमेशा कटायन और एनायन के टर्म्स में देंगे, क्योंकि वही दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग देखें कि NaCl में Cl- आयंस जो है वो FCC स्ट्रक्चर बनाते हैं और Na+ आयंस ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स में रहते हैं, और जबकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और एक यूनिट सेल में 4 Na+ और 4 Cl- आयंस रहेंगे। और अगर हमको रिलेशन पूछा जाएगा तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Na+ प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl- ये मिलकर A के बराबर होगा, जहां पर A हमारा एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल होगा। चलिए अब हम लोग एक सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में सीखे जो हमारा होता है सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग CsCl भी कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहां पर फिगर देख रहे हैं, इसमें जो रेड स्फेयर है वो Cl- आयंस को डिनोट कर रहा है, जबकि ये जो ब्लू स्फेयर है ये हमारा Cs+ को डिनोट कर रहा है। यानी अगर हम लोग CsCl को बोलेंगे तो CsCl में हम लोग कहेंगे कि Cl- जो है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि वो कॉर्नर्स पर है, और जो एक Cs+ जो आयन है वो हमारा है ना क्यूबिकल बॉयड को ऑक्यूपाई कर रहा है। याद कीजिए क्यूबिकल बॉयड जो है वो ये सेंटर पे रहता है। तो बहुत सारे लोग CsCl को BCC स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, पर नॉर्मली CsCl को BCC स्ट्रक्चर नहीं बोला जाना चाहिए। CsCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल क्यूबिक होता है प्लस क्यूबिकल वॉइड। और अब आप ये जो आयंस है इनके पोजीशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग समझें तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जो Cs+ आयंस हैं वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और जो Cl- जो है वो क्यूबिकल वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि याद कीजिए जो हर एक कॉर्नर एटम्स होते हैं वो 8 क्यूब से घिरा हुआ रहता है। तो जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि ये जो ब्लू सॉलिड है वो इस क्यूब के सेंटर पे है, उसी तरह आप समझें कि हर जो रेड सॉलिड जो यहां पर दिख रहा है या जो रेड स्फीयर दिख रहा है वो भी किसी ना किसी यूनिट सेल के सेंटर पर ही रहेगा। इसीलिए हम लोग इन दोनों के पोजीशंस को है ना इंटरचेंज कह सकते हैं। और आप देखिए कि अगर ये जो ब्लू सॉलिड है ये कितने रेड सॉलिड को टच कर रहा है, तो ये 4 ऊपर में टच कर रहा है और 4 नीचे में टच कर रहा है। यानी इस ब्लू जो स्फीयर है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, और उसी तरह चूंकि हर रेड जो यहां पर स्फीयर होगा वो 8 क्यूब से है ना शेयर्ड होगा और हर क्यूब में एक ब्लू सॉलिड मिलेगा, इसीलिए हर जो रेड स्फीयर है ये भी 8 ब्लू जो सॉलिड्स है वो घिरा हुआ है। यानी यहां पर जो हम लोग का जो Cl- आयंस है या जो Cs+ आयंस है दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 8 है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी आयन या कोई भी एटम अगर सिंपल क्यूबिक बनाता है तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1 होता है। यानी Cl- का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1 है, और यहां पर जो ब्लू यहां पर स्फीयर देख रहे हैं वो Cs+ है और उसका भी कंट्रीब्यूशन 1 है। इसीलिए अगर हम नंबर ऑफ CHCl यूनिट देखें
तो एक यूनिट सेल में हमको 1 ही मिलेगा। और अगर हम लोग यहां पर इस डायगोनल को, अगर बॉडी डायगोनल को देखें, तो ये जो हमारे है ना Cl माइनस आयन होंगे और यहां पर जो Cs प्लस आयन है और यहां पर जो Cl माइनस आयन है वो एक दूसरे को बॉडी डायगोनल पे टच करेगा। इसीलिए यहां रेडियस ऑफ Cl माइनस प्लस रेडियस ऑफ Cs प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cs प्लस प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, √3a के बराबर हो जाएगा, जहां a हमारा क्या है, a हमारा एज लेंथ है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर जैसा कि लिखा गया है कि Cl माइनस आयंस आर इन सिंपल क्यूबिक वाइल Cs प्लस आयंस ऑक्यूपाई क्यूबिकल वॉइड, और इसी को हम लोग वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ CHCl पर यूनिट सेल हमको कितना मिलेगा, 1, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम लोग Cs प्लस और Cl माइनस को देखें तो वो हमारा 8 और 8 दोनों का है ना 8 होगा। और अगर हम लोग रिलेशन देखें CHCl में तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Cs प्लस प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ Cl माइनस √3a के बराबर होगा, जहां a हमारा एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल होगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे जो है वो सॉलिड के बारे में, हम लोग तीसरे सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे, जो कि हमारा होगा जिंक ब्लेंड, जिसको हम लोग ZnS टाइप स्ट्रक्चर भी कहेंगे। तो जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पर एक फिगर देखें तो यहाँ पर जो ब्लू सॉलिड है, ये ब्लू सॉलिड जो है वो हम लोगों का है ना, अगर हम लोग देखें ये जो ब्लू सॉलिड है ये हम लोगों का S सल्फर 2 माइनस आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारा रेड सॉलिड है ये हम लोगों का Zn2 प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं, जो सल्फाइड आयन है वो FCC स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्योंकि वो कॉर्नर्स पर हैं और साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पर भी हैं। और ये जो Zn2 प्लस जो आयन है वो टेट्राहेड्रल बॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा बॉडी डायगोनल होगा, और यहां से ये 1/4 डिस्टेंस पर ये एक Zn2 प्लस आयन है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि FCC में टेट्राहेड्रल बॉइड्स की संख्या है ना 8 होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ हम लोग 4 जो है वो रेड स्फीयर देख रहे हैं। इसका मतलब है कि जो Zn2 प्लस आयंस होता है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब है वो हर टेट्राहेड्रल बॉइड्स को ऑक्यूपाई नहीं करता है। जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो Zn2 प्लस आयन है वो टेट्राहेड्रल बॉइड में है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और जबकि जो हमारे सल्फाइड आयंस हैं उनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 होगा, क्योंकि वो भी 4 जो है वो Zn2 प्लस आयन से घिरे हुए रहेंगे। तो यहां पर जो Zn2 प्लस आयन है और जो हमारा Cl जो ये सल्फाइड जो आयंस है उन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 होगा। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, इट हैज CCP अरेंजमेंट इन विच सल्फाइड आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। यानी S2 माइनस जो है सल्फाइड आयंस है वो FCC स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और जो Zn2 प्लस आयंस हैं यार प्रेजेंट एट किस पे हैं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉइड्स में है, यानी वो सिर्फ 50% टेट्राहेड्रल बॉइड्स को ही ऑक्यूपाई करेंगे। और यहां पर अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखें Zn2 प्लस और सल्फाइड आयन का, तो दोनों हमारा 4 के ही बराबर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सॉलिड के स्ट्रक्चर को सीखते हैं, जो है हमारा कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको हम लोग CaF2 टाइप स्ट्रक्चर भी कहेंगे। तो जैसा कि हम लोग यहां पर इस फिगर में देख रहे हैं कि जो कैल्शियम 2 प्लस जो आयन है उसको हम लोग रेड स्फीयर से है ना यहां पर डिनोट कर रहे हैं, और वो हर एक कॉर्नर पर मौजूद है और साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी मौजूद है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो कैल्शियम 2 प्लस आयंस है वो हमारा क्या बना रहे हैं, FCC स्ट्रक्चर्स हैं, और जो हमारे F माइनस हैं वो हमारा जो टेट्राहेड्रल बॉइड्स में है। क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखेंगे तो जितने हमारे पास कैल्शियम के आयंस हैं उनका डबल हमारा है ना फ्लोराइड आयंस होंगे, और डबल तो हमारा टेट्राहेड्रल बॉइड्स में होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों के जो F माइनस आयंस होंगे वो टेट्राहेड्रल बॉइड्स में होंगे, और चूंकि इनकी संख्या डबल होगी तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो कैल्शियम 2 प्लस आयन होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि कैल्शियम 2 प्लस घिरा रहेगा किससे, F माइनस से, और F माइनस तो अगर हम लोग संख्या में देखें तो वो कैल्शियम 2 प्लस से जस्ट डबल है।
तो अगर हम लोग देखें कि F माइनस आयंस जो कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल बॉयड में है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो अगर F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कैल्शियम 2 प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा जस्ट उसका डबल यानी कि 8 हो जाएगा। और इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो कैल्शियम फ्लोराइड या फिर CaF2 का जो स्ट्रक्चर है, इट हैज CCP अरेंजमेंट in which calcium 2 plus ions are present at the corners and the center of each face of the cube। तो जो हमारे कैल्शियम जो 2 प्लस आयंस है वो कॉर्नर पर है और हर एक फेस के सेंटर पर है। और द F माइनस आयंस ऑक्यूपाई कहां पर कर रहे हैं? ऑल द टेट्राहेड्रल होल्स। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखें कैल्शियम 2 प्लस का तो वो 8 हो जाएगा, और F माइनस का अगर हम लोग देखें कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम 2 प्लस के अराउंड कौन होंगे? F माइनस। तो कैल्शियम 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा मिलेगा और F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कम मिलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो एंटी फ्लोराइड यानी Na2O स्ट्रक्चर कहलाता है। तो जैसा कि अब हम लोग अगर इसके फॉर्मूला को देखें तो यहां पर Na प्लस आयंस की संख्या डबल है। इसका मतलब है कि जरूर ये जो ऑक्साइड आयन है वो FCC स्ट्रक्चर बना रहा होगा और जो Na प्लस आयंस होंगे वो हमारे टेट्राहेड्रल बॉयड्स में होंगे। तो अब अगर हम लोग यहां पर समझें तो ये जो हमारा जो रेड जो यहां पर स्फेयर है वो हमारा क्या बता रहा है? वो यहां पर हमारा ऑक्साइड आयंस को दिखा रहा है, और जो कि हमारा यहां पर ब्लू जो सॉलिड है ये हमारा Na प्लस को दिखा रहा है। तो अगर हम लोग है ना एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्साइड आयन जो होंगे वो CCP स्ट्रक्चर बनाएंगे यानी कॉर्नर्स पर होंगे और साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पे, और जबकि यहां पर जो Na प्लस आयंस होंगे वो सारे टेट्राहेड्रल बॉयड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। और यही कारण है कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो Na प्लस आयंस का चूंकि संख्या ज्यादा होगा तो ऑक्साइड आयन का जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो Na प्लस आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर से डबल होगा। इसीलिए Na प्लस चूंकि यहाँ पर टेट्राहेड्रल बॉयड में है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो ऑक्साइड आयन का हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इट हैज CCP अरेंजमेंट, क्योंकि ऑक्साइड आयन जो है वो प्रेजेंट है एट द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो Na प्लस आयंस हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं ऑल द टेट्राहेड्रल होल्स। और यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख सकते हैं Na प्लस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होगा और हमारा ऑक्साइड आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमारा 8 होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का जो सॉलिड होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर, और इसका फॉर्मूला होता है MgAl2O4। स्पाइनल जो है ये फॉर्मूला होता है स्पाइनल का MgAl2O4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है MgAl2O4। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्साइड आयन की संख्या 4 है, यानी ये जरूर O2 माइनस आयंस जो होगा वो CCP स्ट्रक्चर बना रहा होगा, यानी ऑक्साइड के आयंस कहां होंगे? कॉर्नर्स पर होंगे और साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पर, है ना। तो ऑक्साइड आयंस आर इन CCP while Mg2 plus ions occupy 1/8 of tetrahedral voids। तो हम लोग जानते हैं टेट्राहेड्रल बॉयड्स की संख्या तो 8 होती है, तो अगर हम लोग 8 का अगर 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 का 1/8 निकालेंगे तो 8 का अगर हम लोग 1/8 निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी Mg का जो संख्या होगा 1 होगा, जो कि हम लोग के यहाँ पे दिख रहा है। एंड Al3 प्लस ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स। तो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स की संख्या कितनी होती है? 4। तो 4 को अगर हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करें तो ये हम लोगों का कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब है अगर हम लोग स्पाइनल स्ट्रक्चर में बात करें तो ऑक्साइड आयन जो है वो CCP स्ट्रक्चर बनाएगा, और जो डाइवैलेंट आयन होंगे, है ना, जैसे Mg2 प्लस जिनकी वैलेंसी 2 है, वो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स ऑक्यूपाई करेगा, और जो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स होंगे उनको Al3 प्लस आयन जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर Fe3O4। जैसा कि हम लोग जानते हैं Fe3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है और ये बना होता है FeO यानी फेरस ऑक्साइड, और प्लस ये बना होता है हमारा फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2 और O3, यानी Fe3O4 में ये दोनों ऑक्साइड मिक्स्ड रहते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर Fe का
ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है, और जबकि यहाँ पर हम लोगों का Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 है। यानी जो एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर है इसमें भी हमारे डाइवैलेंट आयन है, साथ ही साथ ट्राइवैलेंट कटायन भी है, और हमारे पास ऑक्साइड आयन भी है। फिर ऑक्साइड आयन की संख्या हम लोग क्या देख रहे हैं, 4। इसका मतलब है कि जरूर ऑक्साइड आयन जो है वो सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा होगा। यानी कहां पर होगा, वो कॉर्नर पर होगा, साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पर भी होगा। और जो कि हमारा यहां पर लिखा गया है Fe ऑक्साइड 2- है ना, O2- आयंस आर इन सीसीपी, वाइल Fe3+ आयंस जो होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड्स। तो जैसा कि हम लोग देखें 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड 1 होता है, यानी Fe3+ का संख्या 1 मिलेगा टेट्राहेड्रल बॉइड में, एंड हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स की संख्या 4 होती है, तो उसका हाफ कितना हो गया, 2। और ये कह रहा है कि हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय Fe2+ एंड Fe3+ इक्वली, यानी 2 में जो आधा भाग है वो Fe2+ है। तो 2 का अगर हम लोग आधा करेंगे तो 1 आएगा, तो एक Fe2+ वॉइड है और एक वॉइड में हमारा कौन चला गया, Fe3+। यानी अगर आप एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर को देखें तो जो Fe3+ आयन है वो टेट्राहेड्रल बॉइड में भी है और ऑक्टाहेड्रल बॉइड में भी है, लेकिन जो Fe2+ आयन है वो ऑक्टाहेड्रल बॉइड में है। यानी यहां पर बताया जा रहा है कि 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड जो है वो Fe3+ आयन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो Fe3+ का हमारा संख्या यहां पर 1 मिल गया, और एक संख्या हमारा Fe3+ का यहां पर मिल गया, क्योंकि हम लोग यहां पर देख सकते हैं तो हमारे पास Fe3+ आयन की संख्या 2 होनी चाहिए। तो एक हमारा 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड से मिल गया, और एक हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स को Fe2+ और Fe3+ इक्वली शेयर कर रहे हैं। यानी हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स का मतलब 4 का हाफ 2 हो गया, और 2 में से एक ऑक्टाहेड्रल बॉइड पर Fe2+ है और एक ऑक्टाहेड्रल बॉइड पर Fe3+ है। यानी Fe2+ की संख्या 1 हो गई और Fe3+ की संख्या 2 हो गई, और इसीलिए हमारा एंटी स्पाइनल स्ट्रक्चर जो होता है वो Fe3O4 हो जाता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हमारा पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग CaTiO3 से डिनोट करते हैं, जहां Ti यहां पर टाइटेनियम है। तो अगर हम लोग यहां पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहां पर +2 है, और अगर ऑक्सीजन का देखा जाए तो 2- होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो गया, और यहाँ पर 2+ है, यानी कि यहाँ पर जरूर जो टाइटेनियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा 4+ होगा। ठीक है, तो अगर अब हम लोग पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर को देखें तो कैल्शियम 2+ आयंस आर इन द कॉर्नर ऑफ द ट्यूब। तो कैल्शियम 2+ सिर्फ कॉर्नर्स पर है, तो कॉर्नर्स पर है तो उनका कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 × 1/8 हमारा 1 हो जाएगा। जबकि हमारे जो ऑक्साइड आयंस हैं वो फेस सेंटर्स पर है। तो किसी क्यूब में हम लोग जानते हैं 6 फेस होते हैं, और हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो 6 × हाफ करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ ऑक्साइड आयन की संख्या 3 हो गई, और जो कि टाइटेनियम जो 4+ आयन है वो एट द सेंटर ऑफ द क्यूब है। तो यही कारण टाइटेनियम 4+ आयन की संख्या 1 मिल गई, कैल्शियम 2+ आयन का भी संख्या 1 मिला, जबकि ऑक्साइड 2- जो है उसकी संख्या 3 मिली। इसीलिए पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर हमारा CaTiO3 होता है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट लाइक ZnS का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपको ZnS का स्ट्रक्चर याद होगा तो मैंने ZnS स्ट्रक्चर में बताया था कि यहां पर सल्फाइड आयंस जो होते हैं वो FCC में होते हैं। तो जो सल्फाइड आयंस होते हैं वो FCC में होते हैं, और जो Zn2+ आयंस होते हैं वो हमारे अल्टरनेट, है ना, टेट्राहेड्रल बॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहां पर जो सल्फाइड आयंस होंगे उनके जगह भी कार्बन एटम्स हैं, और जो Zn2+ आयंस हैं उनके जगह भी हमारे पास कार्बन एटम्स हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहां पर एक कार्बन एटम्स होगा कॉर्नर पर, साथ ही साथ यहां पर भी एक कार्बन एटम्स होगा, और ये एक टेट्राहेड्रल बॉइड का पोजीशन होता है। यहां पर यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होता है, 1/4। यानी यहां पर जो एक कार्बन एटम होगा और यहां पर जो एक कार्बन एटम होगा, दोनों एक दूसरे को टच करेगा, तो यहां पर रिलेशन जो बनेगा वो 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू √3a/4 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो टेट्राहेड्रल बॉइड्स हैं
वो कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे होते हैं। तो डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो डायमंड का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ZnS स्ट्रक्चर होता है, जहां सल्फाइड आयन भी रिप्लेस कर दिए गए हैं कार्बन से और Zn2+ आयन भी रिप्लेस कर दिए गए हैं कार्बन से। तो अगर हम लोग यहां स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड देखें तो कार्बन एटम्स आर एट द कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, यानी कि FCC बना रहे हैं, एंड 4 एटम्स ऑफ कार्बन इनसाइड द यूनिट सेल एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉइड्स होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि डायमंड का जो है वो पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है। तो अब हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डायमंड स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हम लोग यहां पर अभी पढ़े कि जो कार्बन एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पर रहेंगे और साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पर भी रहेंगे, और जो 4 कार्बन एटम्स होंगे वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉइड्स पे होंगे, जहां यहां से यहां का जो सेपरेशन होगा वो 2r होगा और यही √3a/4 के बराबर होगा। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि कार्बन एटम्स आर एट द कॉर्नर एंड फेस सेंटर्स एंड 4 एटम्स ऑफ कार्बन इनसाइड द यूनिट सेल एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉइड्स। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल अगर हम लोग देखें तो चूंकि कार्बन एटम्स FCC स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो यहां से 4 आ जाएंगे और हमारे पास 4 जो है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉइड्स हैं। तो टोटल कार्बन एटम्स की संख्या हमारे पास 4 + 4 कितनी हो गई? 8। और जैसा कि हम लोग देखे थे डायमंड के स्ट्रक्चर में ये 2r जो है वो √3a/4 के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग इस क्यूबिक यूनिट सेल का एज लेंथ निकाल सकते हैं जो कि हमारा 8r/√3 के बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 के बराबर होता है। तो चूंकि हमारे पास कितने एटम्स हैं यूनिट सेल में? 8, तो यहां पर उनका वॉल्यूम हो गया 8 × 4π/3r³। और अगर हमारा क्यूब है तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो AQ होता है, तो ये 8r/√3 का होल क्यूब हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये √3π/16 होगा जो कि 0.34 के बराबर हो गया। ठीक है, और हम लोग यहां पर इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी लिख रहे हैं तो यहां पर भी हमारा 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो 0.3504 × 100 है तो ये हमारा कितना परसेंट आ जाएगा? तो ये हम लोगों का 34% हो जाएगा। ठीक है, यानी डायमंड में हम लोगों का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 34% हो जाएगा। यहां पर इंटू 100 होगा और यहां पर भी 0.34 × 100 होगा, यहां पर भी एक √3π/16 × 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 34% आ जाएगा, यानी डायमंड में पैकिंग एफिशिएंसी हमारा 34% हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी सॉलिड का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं। तो मान लिया जाए कि वो सॉलिड जो है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, A और B, और अगर हम कहें कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A पर यूनिट सेल अगर m है, यानी जो एलिमेंट A है उसके यूनिट सेल में एटम्स या आयंस की संख्या अगर m है और जो एलिमेंट B है उसके एटम्स या आयन की संख्या अगर एक यूनिट सेल में n होगा, तो हमारा जो फॉर्मूला ऑफ सॉलिड होता है वो AM और BN होता है, जहां की m और n में कोई हमारा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ m और n जो है वो इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ये कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन होगा तो फिर हम लोग उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसी तरह हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर A का कोऑर्डिनेशन नंबर P है और B का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर Q है, तो देखिए A का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर P है तो आप समझिए A के पड़ोसी की संख्या P है और A का पड़ोसी कौन है? B है, यानी एक्चुअल में ये P जो है वो किसकी संख्या है? B की संख्या है। इसीलिए अगर हम लोग कह रहे हैं कि A का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर P है तो इसका मतलब हुआ B की संख्या P हो गई। और उसी तरह अगर हम लोग कह रहे हैं कि B का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है अगर वो Q है तो इसका मतलब है B के पड़ोसी की संख्या Q है। तो B का पड़ोसी कौन है? तो B के जो नेबर हैं वो A हैं, तो इसलिए एक्चुअल में ये A की संख्या Q हो गई और B की संख्या P हो गया। और यही कारण है कि जो हमारा फॉर्मूला ऑफ सॉलिड जो है वो AQ और BP के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी सॉलिड का फॉर्मूला निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अगर उस सॉलिड के जो एटम्स है उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। अगर पर यूनिट सेल अगर हम लोग उनका कंट्रीब्यूशन निकाल दिए तो अगर एक एटम का कंट्रीब्यूशन m है और दूसरे एटम का कंट्रीब्यूशन n है
तो उस सॉलिड का फॉर्मूला AM और BN हो जाएगा। जैसा कि अगर हम लोग यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स देखें, जैसा कि यहां पर एग्जाम्पल 1 में लिखा गया है कि एक कंपाउंड कंटेनिंग एटम्स A एंड B, A और B से मिला है, क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर। द एटम A are present at the corners of the cube while atoms B are present at the face center। तो बताइए, अगर एटम्स A कॉर्नर पर मौजूद है तो हम लोग तो जानते हैं कि 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन होगा 8 इंटू 1/8, यानी A का कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा। और B होते हैं फेस पर, तो हमारे पास तो 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो 6 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब है कि हमारा फॉर्मूला हो जाएगा AB3। तो यहीं पर देख रहे हैं हम लोग, द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब कंटेन 8 एटम्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम A टुवर्ड्स यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। द फेस सेंटर्स कंटेन 6 एटम्स और कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम B टुवर्ड्स यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 6 इंटू हाफ इज इक्वल टू 3। इसलिए हमारा फॉर्मूला ऑफ सॉलिड जो है वो AB3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। In an ionic solid, the anions B are arranged in a cubic closed packing। यानी जो B है वो कहां पर है? कॉर्नर्स पर है और साथ ही साथ फेस के सेंटर पे भी है, तो B का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 4 हो जाएगा। The cations A are equally distributed between octahedral boids and tetrahedral boids हैं, और cations A जो है वो octahedral boids में भी है और tetrahedral boids में भी है। तो जितने octahedral boids में है उतने ही tetrahedral boids में भी है। और if all the octahedral होल्स आर ऑक्यूपाइड, तो हम लोग जानते हैं FCC में ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स की संख्या 4 होती है, यानी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स में 4 एटम है, तो हम लोग जानते हैं कि टेट्राहेड्रल बॉइड्स में भी 4 एटम होंगे क्योंकि ये इक्वली ऑक्यूपाइड है। इसीलिए अगर हम लोग कैटायंस A को देखेंगे तो उसकी संख्या 8 हो जाएगी, जबकि एनायन B का जो संख्या है उसका 4 हो जाएगा। तो अगर अब हम लोग यहां पर देखें तो फॉर्मूला हमारा A8 और B4 हो जाएगा, और अगर हम यहां पे कॉमन फैक्टर 4 को हटा दे तो ये फॉर्मूला हमारा A2B हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि सिंस एनायंस B आर इन CCP, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन B टुवर्ड्स यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 4। सिंस ऑल द ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स आर ऑक्यूपाइड एंड ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल बॉइड्स आर इक्वली ऑक्यूपाइड है, therefore number of cations A per unit cell 4 octahedral से और 4 tetrahedral से, तो 8 हो जाएंगे, और इसलिए हमारा फॉर्मूला A2B हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि इन एन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम द ऑक्साइड आयंस O2- आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हम लोग जानते हैं FCC में एटम्स की संख्या पर यूनिट सेल 6 होती है, यानी O2- का संख्या 6 हो गया, और एल्यूमिनियम आयंस ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, और जितने हमारे पास एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होते हैं। तो HCP में तो 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स की भी संख्या 6 हो जाए, तो 6 का अगर हम लोग 2/3 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब है एल्यूमिनियम की संख्या 4 हो गई और ऑक्साइड आयन की संख्या 6 हो गई, और इसलिए फॉर्मूला हमारा A4O6 हो जाएगा, यानी A2O3 हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्साइड आयंस की संख्या 6 है और एल्यूमिनियम आयंस की संख्या 4 है, और इसीलिए हमारा फॉर्मूला जो है वो Al2O3 हो जाएगा। इस लेक्चर के साथ मैंने इसका नोट्स और साथ ही साथ जो है प्रॉब्लम शीट जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस बार मैंने जो भी नोट्स दिया है उसमें वही सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं जो स्लाइड्स में लिखे गए हैं, तो आप वहां से डायरेक्टली जो है वो नोट्स हम लोगों का आप वहां से बना सकते हैं।